नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। भारत में नई सरकार का गठन हुआ और नई सरकार के गठन होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स को आमंत्रित किया। लेकिन कुछ ऐसे देश भी थे जिनको ये आमंत्रण या न्योता नहीं भेजा गया। उन देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार शामिल थे। अब ऐसी दिशा में जब ये सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के लिए अपने पद पर काबिज है, तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि इस समय विदेश नीति को किस प्रकार देखा जाए। विदेश नीति के सामने, भारतीय विदेश नीति के सामने वो अवसर कौन से हैं, वो चुनौतियां कौन से हैं। तो इसी मुद्दे पर लेकर आज के हम इस वीडियो को आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं किन बिंदुओं के अंतर्गत इस पूरी की पूरी खबर को कवर करेंगे। भारत की विदेश नीति, अवसर और चुनौतियां, इसके अंतर्गत उन बिंदुओं को देख लेते हैं जिसके अंतर्गत वीडियो को हम कवर करेंगे। बात खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों है, इसके साथ साथ पड़ोसी देशों के साथ भारत के जो संबंध है हम एक पॉइंट आउट करेंगे, एक सरसरी निगाह में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और पश्चिमी देश जो हैं उनके प्रति कैसी भारत की नीति होनी चाहिए, क्या चुनौतियां हैं, चीन के को लेकर क्या चुनौतियां हैं, ऐसे ही रूस को लेकर क्या चुनौतियां हैं, पश्चिमी एशिया में भारत की विदेश नीति को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा। सामान्य अध्ययन के इस प्रश्न पत्र 2 से भी आप जोड़ के इसको देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध के खंड के अंतर्गत इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें सबसे पहले खबर की, तो खबर की अगर आप बात करेंगे तो खबर इंडियन एक्सप्रेस की है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन मोदी 3, अ लुक एट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या वो हमारे सामने चुनौतियां हैं और क्या हमारे सामने अवसर हैं, इसको हम देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। देखिए, बात करें भारत और उसके पड़ोसी देशों में, तो सबसे पहले जिसको आमंत्रित नहीं किया गया उनमें पहला नाम पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान से हमारे संबंध वैसे ही थोड़े तलखियों भरे हैं। हालांकि बीच बीच में कोशिशें होती रहीं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान से हमारे संबंध बेहतर नहीं हो पाते हैं। हालांकि इसकी कोशिश 2014 में की गई थी, जब शपथ ग्रहण समारोह उस समय होना था। तो उस समय शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता दिया था। उसके समय उसके अलावा सार्क देशों को भी न्योता भेजा गया था। लेकिन 2014 और 15 में संबंधों में ऐसे कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि ये संबंध खटास की तरफ बढ़ते हैं। 2016 में आपको याद होगा कि पठानकोट में और उरी में आतंकवादी हमले होते हैं, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब होते हैं। 2019 में जाके पुलवामा जैसे हमले होते हैं, बालाकोट की घटना होती है और इसके बाद ये अपने खराब संबंधों की, हम कह सकते हैं कि जो चरम अवस्था है वहां तक स्थिति पहुंच जाती है। इसी के बाद भारत में एक प्रकार की राष्ट्रवादी भावना को हवा मिलती है और आप देखेंगे कि ये राजनयिक जो संबंध है उसमें गिरावट अपने उच्चतर स्तर पर चला जाता है, अर्थात काफी गिरावट देखने को मिलती है। बात करेंगे पाकिस्तान में, तो इस समय पाकिस्तान में भी राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। वहां भी सत्ता पलटती है, वहां भी जो है जो सैन्य शासन है उस एक तरह से हम कह सकते हैं उसकी तरफ पाकिस्तान बढ़ता है, क्योंकि डायरेक्ट सैन्य शासन तो नहीं, लेकिन सेना द्वारा समर्थित शहबाज शरीफ की सरकार बनती है। इमरान खान को जेल में डाल दिया जाता है और इस बीच में पाकिस्तान में जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफी खराब होती है और उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर भी। वहां की राजनीतिक अस्थिरता भी एक वजह है जिसके कारण दोनों देशों के बीच कोई डायलॉग कायम नहीं हो सका और इस प्रकार की घटनाओं में और बढ़ोतरी देखी गई। आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकते, ये भारत का अपना स्टैंड रहा। और इसकी वजह से आप देखेंगे अभी पिछले कुछ दिनों में भी जम्मू कश्मीर में, इससे पहले कि ये संबंध बेहतर की तरफ बढ़े, जम्मू कश्मीर में निरंतर हो रहे आतंकवादी हमले वो इसको और ही बुरी स्थिति में ले जा रहे हैं, क्योंकि ये सिलसिलेवार जो आतंकी हमले हैं एक संभावित बातचीत के पक्ष में जो सोचा जा रहा था कि एक जनमत तैयार होगा, उसको भी खारिज करते हैं और इस संभावना को खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो बात पाकिस्तान की हुई। दूसरी बात अगर अफगानिस्तान की करें, जिसको न्योता नहीं दिया गया था, वहां पर जब 2021 में तालिबान सरकार सत्ता में आती है तो उसके बाद से ही भारत और तालिबान के बीच, सरकार के बीच से जो राजनयिक संबंध है वो खत्म हो गए, राजनयिक संबंध नहीं है। ऐसी दिशा में भारत के द्वारा वहां पर मानवीय सहायता जरूर भेजी गई, मानवीय सहायता और मदद करने के लिए एक तकनीकी टीम वहां नियुक्त कर दी गई है, लेकिन ये एक बहुत ही निम्न स्तरीय जुड़ाव है। हम इसको एक मजबूत जुड़ाव के रूप में नहीं देख सकते हैं, उच्च स्तरीय जुड़ाव नहीं है। कामकाजी संबंध भले ही वहां से जारी हैं, लेकिन अफगानिस्तान के संबंध के साथ हमारे संबंध भारत के कैसे होंगे, ये भी एक चुनौती के रूप में हम देख सकते हैं। वही हाल म्यांमार का है। म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार के साथ जो संबंध है वो भी एक चुनौती के रूप में हमारे सामने अभी उपस्थित है, क्योंकि वहां पर जो सैन्य शासन है, वहां पे जो जुंटा सरकार है,
उससे हमारी बातचीत की प्रक्रिया अभी नहीं चल सकती है। वहां पर सशस्त्र विद्रोह जब हुआ, सरकार बदली, अक्टूबर 2023 में लड़ाई शुरू हो गई और ऐसा, लेकिन यहां पर लोग जो कयास लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो म्यांमार की जो सरकारी सेना है वो रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है, अर्थात वो बैकफुट पर आ रही है। तो ऐसी संभावना है कि वहां पर फिर से सरकार बदल सकती है। तो जो विपक्षी दल है, ये कहा जा रहा है कि भारतीय रणनीतिक सुझाव ये दिया गया है कि विपक्षी दलों के साथ भारत को बातचीत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार वहां पर पलटती है तो सरकार गिरने के बाद दिल्ली के संबंध जो है वो म्यांमार के साथ बेहतर हो सकते हैं। तो ये एक संभावना बन सकती है। अगर मालदीव की बात करें, वहीं मालदीव के ऊपर देखेंगे तो मालदीव में जो वर्तमान सत्ता पर काबिज व्यक्ति, जिनकी अगर हम बात कर रहे हैं मोहम्मद मुइज्जू की बात करें, तो ये सत्ता पर काबिज ही हुए थे गो इंडिया के नारे के साथ, अर्थात भारत का विरोध करके ही ये सत्ता पर आए थे। इंडिया आउट का नारा इन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि वहां पर जो भारतीय सैनिक मौजूद थे उनको इन्होंने बाहर करने का नारा दिया। और हालांकि वो ये हो सकता है कि वहां की जो आंतरिक राजनीति है ये उसका एक अंग रहा हो, लेकिन फिलहाल उसी नारे के साथ ये सत्ता में आए थे। और मालदीव में जो भारतीय वायुसेना के सैन्य कर्मी थे उनको हटाए, सत्ता पर जब ये काबिज हुए तो उनको हटाए, चूंकि इसी वादे के साथ ही आए थे कि हम इंडिया आउट का जो नारा था। अब यहां पर जो प्रशिक्षित सैन्य कर्मी है उनको जब नियुक्त किया गया तो फिर से दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई। हालांकि एक पॉजिटिव संकेत के रूप में यह जरूर देखा जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में मोहम्मद मुइज्जू को आमंत्रित किया गया था और उनकी उपस्थिति थी, तो इस दिशा में एक सकारात्मक रूप से हम देख सकते हैं। बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश के साथ भारत की जो प्रमुख रूप से जो हम कह सकते हैं कि जो गतिरोध की स्थिति बनती है वो बनती है घुसपैठियों को लेकर। और विशेष रूप से जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में इस प्रकार की बयानबाजी जो है दोनों देशों के संबंधों को और ढाका के साथ संबंधों को और खराब करती है। हालांकि आप देखेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो नई सरकार बनी है वो इस दिशा में संयम बरतेगी और भारत बांग्लादेश के संबंध बेहतर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों देशों के जब उद्देश्य की बात करेंगे तो दोनों ही देशों का उद्देश्य जो है वो उग्रवाद, कट्टरपंथ और आतंकवाद का मुकाबला करना है। तो ऐसे देश में, ऐसी दशा में हम कह सकते हैं भारत बांग्लादेश एक साथ आ सकते हैं अगर नई सरकार संयम के साथ इस दिशा में सोचे विचार करे। भूटान की अगर बात करें तो भूटान एक ऐसा देश है जो कि भारत और चीन, दो महाशक्तियों की, दो एशियाई महाशक्तियों के बीच में उसकी अवस्थिति है। और ऐसी दशा में हम बात करें तो भारत ने वहां काफी निवेश भी किया है और करता रहा है। भूटान के साथ भारत के संबंध बेहतर रहे हैं। उसकी पंचवर्षीय योजना हो, वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज हो या गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना हो, उसमें भारत सहायता देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ऐसी दशा में चीन भी उसको रिझाने की कोशिश करता है, वो उससे अपनी शर्तों पर बात करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भूटान है वो दो एशियाई दिग्गजों के बीच में फंसा हुआ है। अब ऐसे में देखना है कि भारत कैसे भूटान को अपने पक्ष में रख सकता है। तो ये एक दिलचस्प बात है, यहां पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। नेपाल की बात करें तो विगत कुछ वर्षों में नेपाल से भारत के संबंध खासा प्रभावित रहे हैं। नेपाल में चीन ने अपनी मजबूत राजनीतिक पैठ बना ली है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसी दशा में नेपाल जो पहले भारत का हमेशा समर्थक माना जाता था, जरूर नेपाल के द्वारा इस समय बीजिंग कार्ड खेला जा रहा है और चीन के समर्थन को दिखाकर भारत की तरफ से हम कह सकते हैं कि उसको दोनों देशों के बीच में तलखी नजर आती है। अब देखिए, बीजिंग कार्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश ये करता है। और सीमा विवाद, भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद विशेष रूप से इधर कुछ वर्षों में उभर कर सामने आया और ये तब और मुखरता से सामने आया जब नेपाल ने क्या किया कि अपनी एक तरफा सीमा निर्धारित की और उस सीमा को अपने जो राष्ट्रीय मुद्रा है उस पर उसने अंकित कर दिया। अपने तरफ से जो सीमा का निर्धारण उसने किया, तो ये एक तरह से दोनों देशों के बीच में संबंध और खराब हुए। भारत ने भी एक थोड़े से आगे बढ़ते हुए 2015 में आपको याद होगा आर्थिक नाकेबंदी की। ऐसी दिशा में दोनों देशों के संबंध बेहतर नहीं कहे जा सकते। तो नेपाली विश्वास को फिर से हासिल करना भारत के लिए एक चुनौती है। इस दिशा में भी भारत को विचार करना होगा। इस नई सरकार की तरफ लोग आशा की नजरों से देखते हैं कि नेपाल की तरफ वो किस प्रकार से अपने संबंधों को लेकर आगे बढ़ता है। श्रीलंका की जहां तक बात है तो श्रीलंका जब आर्थिक संकट से जूझ रहा था उस दौरान आप देखेंगे कि उस आर्थिक संकट से निपटने में भारत ने श्रीलंका की काफी मदद की और वहां पर जो भारत है वो वहां पर लोगों की सद्भावना अर्जित करने में सफल भी रहा। लेकिन जब तमिलनाडु में चुनाव हो रहे थे तो चुनावों से पहले जो कच्चा तीवू द्वीप का विवाद है, कच्चा तीवू विवाद आपको पता होगा कि जो पाक जल संधि है उसमें 285 हम कह सकते हैं कि एकड़ में फैला हुआ है यह क्षेत्र। और इस द्वीप की अगर दूरी की बात करें तो रामेश्वरम से लगभग 33 किलोमीटर है और जाफना से ये 62 किलोमीटर है। जाफना जो कि
श्रीलंका का क्षेत्र है, वहां से इसकी दूरी 62 किलोमीटर है और रामेश्वरम से 33 किलोमीटर है। तो इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच में जो विवाद की स्थिति है, वहां से दोनों देशों के बीच में थोड़ा सा विपरीत असर देखने को मिला है। इस साल के अंत में होने वाले चुनावों से पहले, जो वहां पर चुनाव होने वाले हैं इस साल के अंत में, उस चुनाव से पहले अब भारत अगर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को वित्तीय सहायता देता है और वहां पर कुछ निवेश करता है, तो यह संभव है कि दोनों देशों के बेहतर संबंध हमको देखने को भविष्य में मिल सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें सेशेल्स और मॉरिशस, तो सेशेल्स और मॉरिशस ये दो देश हैं जहां पर वहां के बंदरगाहों को डेवलप करने में भारत अपनी सहायता करता है। अब देखिए, इन देशों में अगर हम बात करें, ये भारत की समुद्री कूटनीति का हिस्सा है कि वहां के बंदरगाहों को डेवलप करने में भारत अपनी सहायता करता है और ये सुरक्षा के प्रयास के अंतर्गत भी एक इसको माना जाता है। मॉरिशस की अगर हम बात करें तो वहां पर अगालेगा द्वीप है, वहां पर भारत को कुछ सफलता मिली है, लेकिन सेशेल्स में जो अजम्पशन द्वीप है, अजम्पशन आइलैंड है, उसको विकसित करने में अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। तो देखना है इस दिशा में भारत कितनी सफलता प्राप्त करता है। अब बात अगर पश्चिमी देशों की करें, तो पश्चिमी देशों में चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इसके साथ भारत एक मजबूत रणनीतिक संबंध भी विकसित शुरू में भी भारत ने करने में सफलता पाई है। इधर कुछ एक देश ऐसे रहे जिनसे जरूर हमारे संबंध प्रभावित हुए। बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका के साथ भारत के संबंध ठीक है, बेहतर है, क्योंकि अमेरिका में जो दोनों ही पार्टियां हैं, अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में चुनावों के समय एक अनिश्चितता बनी रहती है कि नई सरकार आने पर उस देश के साथ हमारे देश के संबंध कैसे होंगे। लेकिन वो दोनों ही पार्टियों के साथ भारत के संबंध ठीक है, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि वहां पर कोई भी सत्ता में आए, भारत के आगे विदेश नीति पर हम कह सकते हैं जो भारत और अमेरिका के संबंध है उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दोनों ही दलों के समर्थन हमको मिले हुए हैं। तो रक्षा और अत्याधुनिक तकनीकी आगे भी इस तरह से चलती रहेगी, ऐसी संभावना है। फ्रांस और जर्मनी की अगर बात करें तो आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में इन दोनों ही देशों के साथ हमारे सुधार हुए हैं। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए उत्सुक है। भारत और यूरोपीय संघ भी पारस्परिक लाभ के लिए एफटीए करने के लिए इच्छुक हैं। तो इन देशों के साथ स्थिति बेहतर हम कह सकते हैं। एक मामला जरूर देखने में आया, वो था गुरपवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में, हत्या की साजिश में जिसका नाम आया वो व्यक्ति भारतीय था। अब ऐसे में ये जो देश थे, जो पश्चिमी देश थे, चूंकि भारत को एक लोकतांत्रिक और कानून का पालन करने वाला एक साझेदार देश के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस साजिश के पीछे एक भारतीय के हाथ होने की वजह से एक संशय की निगाह से देखा जाने लगा। हालांकि अगले महीने जो जैक सुलिवन है, वो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनकी यहाँ यात्रा होने वाली है और उम्मीद है कि इस जो क्षणिक रूप से एक संशय की स्थिति बनी है उससे निपट लिया जाएगा और संबंधों पर कुछ विशेष असर नहीं पड़ेगा। कनाडा के साथ अगर बात करें तो कनाडा के साथ जरूर जब हरदीप सिंह निज्जर की वहां पर हत्या हुई, एक गुरुद्वारे के बाहर मार के उनकी हत्या कर दी गई, उसमें 3 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। तो वहां पर जो प्रधानमंत्री थे कनाडा के, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इसका सीधा सीधा आरोप भारत के ऊपर लगाया। तो भारत और कनाडा के बीच संबंध जरूर कुछ तल्खियां देखने को मिली और 2025 के कनाडाई चुनावों तक ऐसी उम्मीद है कि ये तल्खियां जारी रहेंगी, तनावपूर्ण बने रहने की संभावना है। हालांकि दोनों देशों के जब आर्थिक संबंधों को देखा जाता है तो उस पर विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देता है। कनाडा में छात्रों के जो प्रवाह हैं, पढ़ने जाने वाले जो छात्र हैं, उन पर भी कोई विशेष असर दिखाई नहीं दिया है। उस समय यह मुद्दा जरूर थोड़ा इसमें गर्माहट देखी गई थी। दोनों देशों के बीच में जो वहां पर उच्चायुक्त थे, जो राजदूत थे, उनको जरूर वापस लेने की प्रक्रिया हुई थी। अब इटली में G7 प्रधानमंत्री की भागीदारी हुई है। G7 में ये एक जरूर सकारात्मक संकेत है, इसको एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखिए, चीन की चुनौती हमेशा से भारत के लिए चीन की चुनौती रही है और वर्तमान में वो भी बनी हुई है। इस दिशा में कैसे निपटा जाए, ये एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो सीमा गतिरोध है वो लगातार 5वें साल प्रवेश कर चुका है और सीमा पर आपको पता होगा कि 50 से 60 हजार सैनिक अगर तैनात हैं तो उनको हटाना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। तो ऐसी दशा में चीन की चुनौती अभी भी बनी हुई है और यहां पर भारत का यह कहना है कि जब तक सीमा पर हालात सामान्य नहीं होते हैं तब तक किसी भी प्रकार की अगली बातचीत को करना संभव नहीं है। हालांकि जुलाई के पहले सप्ताह में कजाकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान PM मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बैठक होनी है। अब यह संभव है कि आगे की राह शायद यहां पर निकले, यह देखना होगा कि आगे की राह निकलती है या नई सरकार इससे कैसे निपटती है। बात रूस की करें अगर, तो रूस और यूक्रेन के बीच में जब से युद्ध हुआ
तो भारत के लिए एक थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि रूस के साथ भारत के संबंध हमेशा से बेहतर रहे हैं। रूस के भारत के संबंधों की ये एक तरह से हम कह सकते हैं परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि भारत मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी अपने संबंध बेहतर रखना चाहता है और रूस तो उसका पारंपरिक रूप से मित्र रहा ही है। लेकिन भारत अब क्यों इनकी भारत की डिपेंडेंसी है, तो भारत जहां रक्षा के लिए, रक्षा आवश्यकताओं के लिए रूस की तरफ देखता है, वहीं आप देखेंगे तो सस्ते तेल के कारण भी, ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी देखें तो रूस पर निर्भरता भारत की बढ़ी है। अब ऐसी दशा में शांति के लिए रूस और यूक्रेन दोनों को बातचीत की मेज पर लाने में भारत कैसी भूमिका निभाता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। हाल ही में जो स्विट्जरलैंड में आप देखेंगे जो शांति सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत ऐसी कयास लगाया जा रहा था कि भारत शायद इसमें हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन भारत फिर उसमें हिस्सा लिया। लेकिन जो संयुक्त वार्ता के बाद जो हस्ताक्षर होते हैं उस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि भारत का यह कहना था कि जब रूस यहां पर उपस्थित है ही नहीं तो एक मीनिंगफुल डायलॉग जो है वो निकल के बाहर नहीं आएगा। तो ऐसी दशा में भारत ने हस्ताक्षर न करते हुए हम ये कह सकते हैं कि अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया, और रूस की तरफ भी भारत का जो पक्ष है वो यहां पर दिखाई देता है। अब देखिए, इस प्रक्रिया में भारत चाहेगा कि वो खुद को नुकसान न पहुंचाए, और जो पारंपरिक रूप से भारत का मित्र रहा है रूस, वो कहीं ना कहीं अपनी उस पुरानी मित्रता को कायम रखे। तो इस दिशा में भी भारत कोशिश करेगा, और ये देखते हुए कि जो पश्चिम एशिया है उसके साथ भी उसके संबंध बेहतर रहें। क्योंकि आप देखें, पश्चिम एशिया की अगर बात करें तो चाहे सऊदी अरब हो, इजराइल हो, यूएई हो, ईरान, कतर, मिस्र हो, हर जगह अगर देखें आप, इन सारे देशों से भारत ने अपने संबंध बेहतर किए हैं। उसका कारण एक तो ऊर्जा सुरक्षा रहा ही है, यहां पर निवेश रहा है। एक अन्य बहुत बड़ा कारण यह है कि इस क्षेत्र में लगभग 9 मिलियन की संख्या में जो भारतीय प्रवासी रहते हैं, वो भी एक बड़ा कारण है। ऐसी दशा में आप देखेंगे इस दिशा में कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC, ये देखिए इंडिया मिडिल ईस्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये हो, चाहे IU2 हो, I2U2 हो, या अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण पारगमन गलियारा हो, INSTC हो, जिसको इस गलियारे का क्या उद्देश्य है? अगर INSTC की बात करें तो बिना पाकिस्तान के इसमें सहयोग के ईरान और रशिया के साथ मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी संपर्क कायम करना। और वहीं अगर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए भी भारत ये चाहता है कि वो, जैसा कि G20 के समय इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, और ये 2 पार्ट में है, एक उत्तरी है और एक पूर्वी है। पूर्वी पार्ट के अंतर्गत अगर बात करें तो भारत और अरब की खाड़ी से कनेक्टिविटी होगी, और उत्तरी पार्ट की अगर बात करें तो अरब की खाड़ी से लेकर यूरोप की कनेक्टिविटी होगी। आप ये देख सकते हैं, यहां से फिर यूरोप से आपकी कनेक्टिविटी होगी। और इसमें क्या है, इस कॉरिडोर के माध्यम से रेल मार्ग और शिप टू रेल और उसके बाद सड़क मार्ग, ये तीनों ही के द्वारा यूरोप के साथ कनेक्टिविटी की इसमें बात की गई। वहीं I2U2 की अगर बात करें तो इसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और USA, ये आर्थिक सहयोग, इन देशों का एक आर्थिक सहयोग, अंतरराष्ट्रीय मंच हम कह सकते हैं, आर्थिक सहयोग के लिए बना एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। तो ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जो कि इस क्षेत्र में एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उससे यहां जरूर एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। तो ये मोटा मोटी हम कह सकते हैं जो भारत के पड़ोसी देश रहे हैं, पश्चिम के देश रहे हैं या मिडिल ईस्ट के देश रहे हैं, इनके साथ भारत की विदेश नीति की क्या संभावनाएं हैं, आने वाले समय में वो चुनौतियां हैं जिनसे भारत को निपटना है। देखना है नई सरकार किस प्रकार की नीति को अपनाती है। अपनी अंतिम परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ चलने से पहले आपको यह सूचना दे दें कि IAS प्रीलिम्स 2025 सामान्य अध्ययन के बैच में एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। 26 जून से कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अंत में एक प्रश्न जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी है। हाल ही में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में निम्न में से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? आपके सामने विकल्प हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या म्यांमार। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।